सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि प्रतिदिन हम करते आए हैं। आज रविवार है और रविवार के दिन हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप तक पहुंचाए जाते हैं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि यदि यही टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों के रूप में अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, अर्थात आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू पर। आइए हम एक एक करके प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, 5G से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं एक एक करके कथनों पर विचार। पहला कथन, सेल्यूलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन को जनरेशन कहा जाता है। दूसरा, इसमें इंटरनेट की स्पीड 60 जीबीएस से अधिक होती है। कथन तीसरा, इसमें सामान्य नेटवर्क की तुलना में लगभग 70% कम नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। चौथा, इसमें लो एनर्जी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, उनके कोड का आपको चयन करना। चलिए सबसे पहले फिर से आप कथनों पर एक एक करके विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखिए पहला जो कथन है कि जो सेल्यूलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन होता है उसको हम जनरेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको 5G वाले टॉपिक में बताया था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और जो अब हम फिफ्थ जनरेशन में प्रवेश कर रहे हैं इसके क्या क्या मायने हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वहीं जो दूसरा कथन है कि इसमें इंटरनेट की स्पीड 60 जीबीएस से अधिक होती है, जी नहीं, यह 20 जीबीएस से अधिक होती है, 20 जीबीएस से अधिक होती है, इस पर ज़्यादा सहमति है। 60 जीबीएस की बात अभी कोई नहीं करता है, तो इस तरह से दूसरा कथन क्या है, गलत है। जो तीसरा कथन है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है सामान्य नेटवर्क की तुलना में ये 70% कम नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, नहीं 90% कम नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अर्थात अगर यहाँ पर 70 की जगह 90% कम नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है यह लिखा होता तो ये सही होता। तो इस तरह से जो 90% की जगह यहाँ पे 70% लिखा गया, इसकी वजह से कथन भी गलत हो गया। चौथा है कि इसमें लो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यह बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पता चला, पहला और चौथा क्या है, सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, कौन सा या कौन से कथन सही है, तो एक और जो है कि चार क्या है, सही है, तो हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद हम बात करते हैं चाबहार रेल प्रोजेक्ट के संदर्भ में। ध्यान दीजिए कौन सा है, चाबहार रेल प्रोजेक्ट, ये पोर्ट बंदरगाह वाला नहीं है। तो अब इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथनों वाले विकल्प का चयन करना है। करते हैं। पहला कथन, ईरान चाबहार से जैदान के बीच 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विकास, कौन सी लाइन, रेल लाइन का विकास भारत के सहयोग के बिना अप्रैल 2022 तक पूरा करेगा। दूसरा, इस रेल परियोजना में भारत की रेलवे कंपनी इरकॉन के द्वारा 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। तीसरा कथन, इसके विकास के लिए ईरान जो है कि 40 करोड़ डॉलर, यहाँ पर रुपए नहीं डॉलर, 40 करोड़ डॉलर नेशनल डेवलपमेंट फंड से खर्च करेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको सही कथनों के विकल्प का चयन करना है। एक एक करके हम कथनों का चयन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। पहला जो है कि इसमें लिखा है ईरान चाबहार से जैदान के बीच 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विकास
भारत के सहयोग के बिना अप्रैल 2022 तक करेगा, ये गलत है। 2022 तक करेगा, लेकिन मार्च 2022 तक, ना कि अप्रैल 2022 तक। यूपीएससी में ऐसे माइन्यूट अंतर दे के पूछे जाते हैं, तो इस तरह से यह जो विकल्प है पहला, ये गलत है। बाकी ये जो दूसरे और तीसरे विकल्प हैं सही हैं कि इसमें जो है कि लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश इरकॉन के द्वारा किया जाना था। इरकॉन के द्वारा जो है कि लेट लतीफ़ी किया जा रहा था, ऐसा ईरान की सरकार ने कहा, और इसी से दुखी होकर ईरान का कहना था कि हम इस प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर रहे हैं। और उसके लिए उसने कहा कि हम लगभग 40 करोड़ डॉलर नेशनल डेवलपमेंट फंड जो हमारा है उससे हम खर्च करेंगे और खुद क्या करेंगे, इसका विकास करेंगे मार्च 2022 तक। इस तरह से हमें क्या पता चला, सही कथन के जो विकल्प हैं वह कौन सा है, 2 और 3। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा बी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है दलाई लामा के संदर्भ में। दलाई लामा द्वारा हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज नामक स्थान पर सेंट्रल तिब्बतियन सेक्रेटेरिएट ग्वांगचेन क्योसोंग की स्थापना की गई, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं, ध्यान दीजिएगा किसके संदर्भ में हमें बात करना है, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के संदर्भ में। इसके पर तो मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो ही बनाया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो काफ़ी इजी प्रश्न है। चलिए, पहला जो कथन है, यह सेना और पुलिस को छोड़कर एक सरकार के रूप में कार्य करती है। दूसरा, वर्तमान में लोमसांग सांगे प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत हैं। तीसरा, केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के वर्तमान समय में 11 देशों में कार्यालय हैं। किसके, केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के वर्तमान में 11 देशों में कार्यालय हैं। चौथा, यह एक सदनीय लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें 54 सदस्य हैं, जिनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अब क्या करना है आपको, सही कथनों के विकल्प का चयन करना है। सही कथनों का विकल्प किसके संदर्भ में करना है, केंद्रीय तिब्बत प्रशासन। विकल्प भी आपको दिख पा रहे हैं, और जो है कि इसके कथन भी, एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो यह जो सेना और पुलिस को छोड़कर एक सरकार के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। इन्होंने पूरा अपनी सरकार बना रखी है। वर्तमान में लोमसांग सांगे प्रधानमंत्री पद पर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इनके जो कार्यालय हैं वह 11 देशों में हैं, ये भी सही है। चौथा जो कथन है ये थोड़ा सा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि जो है कि 54 सदस्य हैं, लेकिन 54 सदस्य नहीं है, 44 हैं, अर्थात 10 की सदस्य संख्या इसमें बढ़ाकर लिख दी गई है। यह सही है कि इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन 44 संख्या है मेंबर्स की, ना कि 54। तो इस तरह से हमारा जो चौथा विकल्प है गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2, 3। तो हम लोग आंसर ऑप्ट करेंगे ए, अर्थात 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। D10 के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। अब करते हैं, और असत्य कथन का हमको चयन कर लेना है, कौन से कथन असत्य हैं। खैर, करते हैं। इस संगठन का प्रस्ताव ब्रिटेन द्वारा रखा गया। दूसरा कथन, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, कनाडा और भारत को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। उसके बाद है, इसका उद्देश्य भविष्य में 5G के क्षेत्र में मिलकर कार्य करना है। और उसके बाद है, इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक देशों द्वारा इस प्रकार कार्य करना है जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना मिलकर यह देश कर सके। अब हमें क्या करना है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, अर्थात कोई असत्य कथन हो सकता है, और विकल्प के हिसाब से है कोई ना कोई असत्य कथन जरूर है। तो इसका जो कथन दूसरा है, इस पर जो विचार करें, इसमें एक देश का नाम लिखा है इजराइल। तो जो इजराइल को क्या किया गया, इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है। बाकी जितने देशों का नाम लिखा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो दूसरा कथन है क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी ये सही है कि इसका जो उद्देश्य है 5G के क्षेत्र में कार्य करना है, साथ ही साथ आने वाले समय चुनौतियों को निपट सकें, मिलजुल कर काम करना है, ब्रिटेन के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो असत्य कथन होगा केवल 2 होगा, आंसर होगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर फिर से जो है कि विचार कर असत्य कथनों वाले विकल्प का चयन करना है। कहते हैं, पहला कथन है, गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिले में झेलम नदी पर डायमर भाषा बांध का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, कोहाला परियोजना के तहत 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तीसरा, कोहाला परियोजना का निर्माण झेलम नदी पर मुजफ्फराबाद के पास किया जाएगा। अब क्या करना है हमको, जो है
कि असत्य कथनों वाले विकल्पों का चयन करना है। तो एक एक करके हम कथनों पर विचार कर लेते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिले में झेलम नदी पर नहीं है, ये ध्यान दीजिए, ये जो डायमर भाषा बांध कह रहे हैं निर्माण किया जाएगा, ये झेलम नदी पर नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, सिंधु नदी पर। दूसरा जो है कि कोहाला परियोजना के तहत 1100 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है ना। और उसके बाद कोहाला परियोजना का निर्माण झेलम नदी पर मुजफ्फराबाद के पास किया जाएगा, ये भी सही है। तो 2 और 3 तो सही हो गए, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें चुनना था असत्य कथन। आंसर होगा हमारा एक, ए अर्थात केवल एक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का हमको चयन करना है। फिर से देखते हैं असत्य कथन कौन सा है, बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए। चलिए, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले 1974 में पद छोड़ने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त नगेंद्र सिंह के बाद यह दूसरे आयुक्त होंगे। किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के विषय में। दूसरा विकल्प जो है, एडीबी ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी भागीदारी पद के लिए इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तीसरा विकल्प, इन्होंने 2015 में पेरिस समझौते में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। चौथा है, ये 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। तो आपको क्या करना है, कोई कथन असत्य है तो आप चुन लीजिए। तो जो आपका इसमें असत्य कथन है वह असत्य कथन है आपका पहला। इसमें यह तो सही बात है कि यह जो है कि अपने समय काल में, अर्थात जो इनका जब तक कार्यकाल पूर्ण होता उससे पहले यह आयोग छोड़ने वाले दूसरे सदस्य हैं, यह बात सही है। लेकिन जो आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नगेंद्र सिंह थे, उन्होंने 1973 में पद नहीं छोड़ा था, सॉरी 1974 में नहीं छोड़ा था, 1973 में छोड़ा था। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर लिखा गया है 1974 में पद छोड़ने वाले, नहीं, 1973 में पद छोड़ने वाले जो आयुक्त थे नगेंद्र सिंह, उसके बाद यह दूसरे आयुक्त बन गए हैं। तो इस तरह से यह जो 1 साल का अंतर किया गया है, इसके वजह से यह गलत है। अगर यहां पर लिखा होता कि 1973 में पद छोड़ने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त नगेंद्र सिंह के बाद ये दूसरे आयुक्त होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। लेकिन यहाँ पे असत्य कथन का चयन करवाना था, तो इसलिए असत्य कथन क्या है, पहला ही है। बाकी जितने भी कथन है वो सही हैं कि इनका ये जो है 1980 बैच के अधिकारी हैं और पेरिस समझौते में इंडियन टीम को इन्होंने लीड भी किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चाबहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करते हैं। यह ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित एक मुक्त बंदरगाह है। दूसरा, इसमें 90 किलोमीटर, इसमें नहीं, ध्यान दीजिएगा, इससे 90 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह स्थित है। एक खादर लिख दिया गया, ग्वादर बंदरगाह स्थित है। तीसरा कथन है, भारत ने इसके 2 टर्मिनल और 5 वर्ष का विकास और 10 वर्ष तक उसका संचालन करने का समझौता ईरान के साथ किया था। चौथा है, इसे ईरान के जैदान से अफगानिस्तान के जारंज और डेलाराम को ईरानी रेलवे तथा भारतीय रेलवे कंपनी इरकॉन द्वारा रेल और सड़क मार्ग से जोड़ा जाना था। अर्थात ये जो चाबहार जो पोर्ट वाला एरिया है, यहाँ से कहाँ तक जो है अफगानिस्तान के जारंज और डेलाराम को जोड़ा जाना था और रेलवे और सड़क का इसमें निर्माण प्रस्तावित था। अब देखिए, थोड़ा सा प्रश्न 2 पेज पे हो गया है। करते हुए आपको क्या करना है, इसमें सही उत्तर का चयन करना। एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो ये ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित मुक्त बंदरगाह है, बिल्कुल सही। और दूसरा कथन है कि इससे 90 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। जी 90 किलोमीटर की दूरी पर वो नहीं है, वो 70 से 71 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से यह जो प्रश्न आपका स्टेटमेंट है वह क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद जो है कि तीसरा जो कथन है, भारत इसके 2 टर्मिनल और जो है कि 5 वर्ष का विकास करेगा, ये बिल्कुल सही है। और 10 वर्षों तक संचालन करेगा, ये भी सही है। उसके बाद इसे ईरान के जैदान से अफगानिस्तान के जारान और डेलाराम वाला ये जो कथन है, ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें एक कथन क्या हुआ पता चला, गलत हुआ है दूसरा। अर्थात ये जो 90 किलोमीटर दूरी दिखाई गई है यहाँ से, अर्थात
चाबहार से लेकर आपके ग्वादर तक, तो यही क्या है गलत है, बाकी क्या है ये सही है। तो इस तरह से दूसरा कथन गलत हो गया, हमें सही कथन मिलेंगे 1 3 4। हमारा देखिए कोई विकल्प है क्या इसमें, 1 3 4 पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 280 किलोमीटर दूर हम्बनटोटा शहर में स्थित है। अगला जो इस स्टेटमेंट है, मटाला एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट माना जाता है, अर्थात इसको दर्जा प्राप्त है। तीसरा, कोलंबो पोर्ट के पूर्वी टर्मिनल में भारत और जापान लगभग 49% भाग खरीदना चाहते हैं। उपरोक्त में से सत्य कथनों वाले कूट का हमको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए एक एक करके कथनों पर अगर हम विचार करें तो जो मटाला एयरपोर्ट है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 280 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, 241 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हम्बनटोटा शहर में, ये सही है। तो इस तरह से पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन जो दूसरा और तीसरा कथन है वह क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना है सत्य कथनों वाले कूट का, तो हम चुनेंगे 2 और 3, अर्थात हमारा आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्तमान के तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। करते हैं। नवंबर 1950 में जो है कि 14वें दलाई लामा के रूप में इनकी ताजपोशी हुई थी, जो वर्तमान दलाई लामा है। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। तीसरा कथन है, नवंबर 1956 में बुद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार ये भारत आए थे। कब, 1956 में, जब बुद्ध की जो है कि क्या थी, 25वीं वर्षगांठ थी। इन्हें 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपको सही कथनों का आपको क्या करना है, चयन करना है। एक एक करके कथनों का चयन कर लेते हैं। तो नवंबर 1950 में 14वें दलाई लामा के रूप में यह जो है कि इनकी ताजपोशी हुई थी, बिल्कुल सही है। फ्रीडम इन एग्जाइल इनकी आत्मकथा, ये भी सही है। और फिर जो लिखा है कि नवंबर 1956 में बुद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार भारत आए थे, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही है, चौथा जो कथन है वो क्या है, गलत है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, चौथा कथन क्या है, गलत है। तो आंसर होगा हमारा C 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में हमें असत्य विकल्प का चयन करना है। करते हैं। त्रावण को राज परिवार के प्रमुख के पास शिकायत का अधिकार रहेगा। दूसरा, एक प्रशासनिक कमेटी का गठन होगा जिसमें जिला जज, राज परिवार का प्रमुख व्यक्ति, केरल और केंद्र सरकार के एक एक प्रतिनिधि होंगे। तहखाना अर्थात वॉल्ट बी को खोलने के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। चौथा है कि डी, मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाई थी। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो है कि सही कथन के विकल्प का चयन करना है। और सही कथन के विकल्प का चयन आपको, देखिए अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से दिया होगा तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें एक शब्द है लास्ट विकल्प में, मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया था। जी नहीं, मैंने आपको इसका पूरा घटनाक्रम बताया था कि कैसे जो है कि केरल हाई कोर्ट में फरवरी में केस जाता है, उसके बाद मार्च में ये लगाया गया था। मार्च 2011 में क्या किया गया था, जो है कि ये बात सामने आई थी। और फिर मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे लगाया था। तो यह जो मार्च की जगह, जो मई की जगह मार्च लिख दिया गया है, इसके वजह से यह गलत हो गया। कुल मिलाकर इन्होंने इसमें चेक करने का प्रयास किया है कि आप फैक्ट को कितने ध्यान से समझने का प्रयास किए हैं, कितनी चीज़ों को आप मेमोराइज करके चल रहे हैं। तो मई 2011 की जगह मार्च 2011 लिख दिया गया है, इसके वजह से क्या है, ये गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई थी और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कथन है, इसमें मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
तीसरा, सुनील अरोड़ा देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल 2021 में समाप्त होगा। चौथा, चुनाव आयोग की जो चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कामकाज संबंधी अधिनियम 1991 के तहत मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब आपको इसमें से क्या करना है, असत्य कथन के विकल्प का चयन करना है। एक एक करके कथनों को आप जो है कि चयन कर लीजिए। देखते हैं, पहला जो इसका कथन है कि इसकी स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई थी, नहीं, ये गलत है। 25 जनवरी 1950 को हुई। तो ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी 1950 की जगह पे 26 नवंबर 1950 लिख दिया गया। इस तरह से यह क्या हो गया, आपका गलत हो गया। उसके बाद इसमें मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाए। जी नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं की जाती। हाँ, सरकार की तो भागीदारी होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो शब्द है यह गलत है, इसलिए पहला और दूसरा कथन गलत है। और जो हमारा तीसरा और चौथा है वह क्या है, सही है। तो हमें क्या चुनना है, यहाँ पर असत्य कथन वाले विकल्प को चुनना है। तो 1 और 2 हमारा आंसर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसे हम पंचशील के नाम से जानते हैं। इसमें शामिल बिंदु हैं, आपको बताना है। भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र स्वीकार किया। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात की गई। तीसरा, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात की गई। चौथा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई। उपयुक्त में से कौन कौन से विकल्प सही हैं, यह आपको बताना है। आंसर जो है कि काफ़ी अच्छा है, प्रश्न भी इसका अच्छा है। तो आप देख लीजिए आपने क्या आंसर लगाया होगा। फिर से आपकी स्क्रीन पर है, पंचशील में जो समझौते हुए थे, जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, और उसके बाद युद्ध भी आपको पता है हुआ, और यहीं से दलाई लामा का भारत में फिर आगमन भी होता है। तो ये पूरा मैंने टॉपिक आपको बताया था। तो अगर आपने आंसर इसका डिसाइड कर लिया है डी सभी, तो बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद है अगला प्रश्न, कोई झू 11 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हैं। लॉन्ग मार्च 3B एवं लॉन्ग मार्च 7A के बाद इस साल विफल होने वाला तीसरा रॉकेट था कौन सा, कोई झू 11। इसे पृथ्वी की निचली एवं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था। तीसरा, यह वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 17वां रॉकेट था, 17th रॉकेट था। चौथा, इसमें जिलिन 1 उपग्रह को वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के लिए डिजाइन किया गया था। उपरोक्त में से आपको क्या करना है, सही उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। आई होप आपने चुन भी लिया होगा। चलिए हम एक एक करके इस पर देखते हैं। तो देखिए, लॉन्ग मार्च 3B और लॉन्ग मार्च 7A के बाद इस साल विफल होने वाला तीसरा रॉकेट था, यह बिल्कुल सही है। इसे जो है कि इसका जो दूसरा विकल्प है कि इसको पृथ्वी की निचली कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए उपग्रहों को विकसित किया गया था, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो यह आपका तीसरा जो विकल्प है कि यह वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 17वां रॉकेट था, नहीं 17वां नहीं था, यह 19वां रॉकेट था। तो इस तरह से ये प्रश्न क्या, जो स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। चौथा जो है ये सही है। तो इस तरह से 1 2 4 जो है कि आपका सही स्टेटमेंट मिलेगा। तो 1 2 4 को ढूंढ लेते हैं, हमारा विकल्प होगा सी, अर्थात जो है कि 1 2 4। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि कथन एक है, चीन द्वारा हांगकांग में लाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है। कथन 2, विशेष दर्जे के तहत हांगकांग को कम व्यापार शुल्क, एक अलग आवर्जन नीति, संवेदनशील प्रौद्योगिकी को निर्यात करने की आदि संबंधी छूट प्राप्त थी। अब आपको क्या करना है, इनमें से सही विकल्प का चयन करना। केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो अगर आपने डिसाइड इसका आंसर कर लिया है तो मुझे आप आंसर बताइए क्या है। अगर आपने आंसर किया है सी, दोनों कथन सही हैं, तो बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 90 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा जिसमें 4.8 वर्ग किलोमीटर का जलाशय होगा। दूसरा, इस झेलम नदी पर 750
मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है ये। तीसरा, इसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत वर्ष 2024 तक विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। चौथा, किसके द्वारा किया जाएगा? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने बोला, हम लोगों ने नहीं बोला। पीओके सरकार की निजी, पीओके सरकार जो वहाँ पे है उसकी निजी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और चीन की पावर यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखिए सही जो है कि कथन वाले विकल्पों का आपको चयन करना है। तो आप विकल्पों का चयन कर लीजिए। हम पहले देखते हैं एक एक करके। तो इसमें पहला जो कथन है कि 90 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा, तो यह तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो इसमें लिखा है कि 4.8 वर्ग किलोमीटर का जलाशय विकसित किया जाएगा, नहीं 3.8 वर्ग किलोमीटर का जलाशय विकसित किया जाएगा, तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा जो यह कथन है कि इसमें झेलम नदी पर 750 मेगावाट, जी नहीं 750 मेगावाट की नहीं, 700 मेगावाट की परियोजना है। तो पहला दूसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी दूसरे जो तीसरा और जो चौथा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत विकल्प को चुनें। किसके संदर्भ में? विश्व बैंक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर मैं सभी विकल्प रख रहा हूं। मुख्य उद्देश्य इसका जो विश्व बैंक के संदर्भ में कहा जा रहा है, मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में नीतिगत सुधार करना, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए ऋण और सहायता देना है जिससे आर्थिक विकास हो। दूसरा है भारत को लोअर मिडिल इनकम अर्थात 1036 से $4045 प्रति व्यक्ति आय वाले कैटेगरी में शामिल किया गया है। तीसरा है सदस्य देशों को ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर विभिन्न कैटेगरी में यह वर्ल्ड बैंक विभाजित करता है। चौथा है IBRD एवं IDA को विश्व बैंक के रूप में देखा जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें से ध्यान दीजिए, आपको कथनों पर विचार करके गलत विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम गलत विकल्प का चयन करें तो कौन से विकल्प गलत होंगे, एक एक करके कथनों को देख लेते हैं। तो जो पहला कथन है कि ये ऋण देता है, सहायता देता है, बिल्कुल सही है। भारत को जो है कि लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया है, ये भी सही है। तीसरा जो है कि ये क्या करता है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर देशों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे 4 नहीं लिखा लेकिन कैटेगरी में डिवाइड करना लिखा, तो सही है। और उसके बाद IBRD और IDA को जो है कि विश्व बैंक के रूप में देखा जाता है, तो ये भी सही है। तो हमें क्या पता चला कि कोई भी कथन क्या है, गलत नहीं है। तो आंसर होगा डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं जो शालिग्राम पत्थर से बनी है। क्या बनी है शालिग्राम पत्थर से? मूर्ति। मंदिर में 6 मंजिले गोपुरम है जिनकी ऊंचाई 35 मीटर है। तीसरा, मंदिर के सामने एक सरोवर है जिसे पद्म तीर्थ कुलम कहते हैं। चौथा विकल्प जो है, मंदिर का शिवायत अधिकार त्रावणकोर रॉयल फैमिली के पास है। तो आप इसमें से जो है कि कोई असत्य कथन का एक चयन कर दीजिए। प्रश्न तो काफ़ी आसान है अगर आपने इसको थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। तो जो विकल्प बी है आपका, ये गलत है। विकल्प बी में लिखा है 6 मंजिला, जी नहीं 7 मंजिला है और जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, ना कि 35 मीटर। बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब सही हैं। इसमें भगवान जो है कि विष्णु को शेषनाग पर सोता हुआ, लेटा हुआ दिखाया गया है और जो है कि यह जो मूर्ति है वो शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। सामने एक सरोवर है जिसका नाम है पद्म तीर्थ, ये भी सही है। और जो वहाँ त्रावणकोर की रॉयल फैमिली है उनके पास शिवायत का अधिकार है, ये भी सही है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर प्रस्तावित है? पहला है चकोथी परियोजना, दूसरा है करोट परियोजना, तीसरा है डायमर भाषा बांध परियोजना, चौथा है माहल परियोजना, पांचवा है कोहाला परियोजना। उपरोक्त में से सही जो है उत्तर वाले कूट का हमको चयन करना है। कौन कौन से शामिल हैं ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखिए चकोथी परियोजना बिल्कुल इसमें शामिल है। दूसरा करोट परियोजना झेलम नदी पर ही बननी है, ये भी सही है। तीसरा जो है डायमर भाषा, ये झेलम नदी पर नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो इस तरह से ये गलत है, ये इसका संबंध डायमर भाषा बांध का सिंधु नदी से। तो 1,
2 और 4, 5 जो विकल्प हैं ये झेलम नदी से संबंधित हैं, बाकी जो तीसरा है ये झेलम नदी से संबंधित नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें विकल्प हो 1, 2, 4, 5। तो हमारा जो विकल्प है वह होगा सी 1, 2, 4, 5। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपने प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।